देखिए अपन इसमें न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आंकिक जो प्रश्न थे वो अपन ने समतल में जो गति थी यानी किसी तल में होने वाली गति थी उसके आंकिक प्रश्न अपन ने वेक्टर वाले कर लिए थे, सदिश वाले, साथ साथ समतल में गति वाले भी कर लिए थे। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वो है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन हेड डाल रहे हैं इसमें प्रक्षेप्य गति, या इसे आप कह दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? अगर अपन किसी वस्तु को कोई कोण बनाते हुए फेंक रहे हैं, अगर किसी वस्तु को कोई कोण बनाते हुए फेंकते हैं तो वस्तु कहलाती है प्रक्षेप्य, और वस्तु की जो गति है वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति, और उसका जो पथ है वो पथ कहलाता है प्रक्षेप्य पथ। प्रक्षेप्य गति के अंदर अपन क्या देखते हैं कि वेग के दो घटक होंगे, क्योंकि किसी कोण के ऊपर वेग आ रहा है, वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि जब किसी कोण पर होती है तो उसके दो घटक बनाए जाते हैं। यहाँ क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दो घटक होंगे। इनमें से क्षैतिज घटक जो है वो सदैव अपरिवर्तित रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक में समय के साथ क्या आता है? परिवर्तन आता है। वस्तु पर केवल mg बल कार्य करता है, इस वजह से उसमें ऊर्ध्वाधर त्वरण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी ay इज इक्वल टू स्मॉल g। स्मॉल g है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन क्षैतिज त्वरण इसका क्या होता है? शून्य होता है। अगर प्रक्षेप्य गति के उदाहरण अपन देखें तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। धनुष से छोड़े गए तीर की गति, यह भी प्रक्षेप्य गति का एक एग्जाम्पल है। तोप से दागे गए गोले की गति, बंदूक से दागी गई गोली की गति, वायुयान से बम वर्षक विमान से गिराए गए बम की गति, हेलीकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट की गति, ये सब प्रक्षेप्य गति के क्या है? एग्जाम्पल्स है। प्रक्षेप्य गति का वर्णन करने से पहले अपन ये ध्यान रखते हैं कि प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध को क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है, उसको शामिल नहीं करते हैं, अन्यथा उसकी स्थितियों में क्या आ जाएगा? परिवर्तन, जिसको अपन लास्ट में लिखेंगे इस पॉइंट को। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको परिभाषित करें कि प्रक्षेप्य गति है क्या। तो प्रक्षेप्य गति की परिभाषा क्या कह सकते हैं? जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से, या उसके अति निकट बिंदु से, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ, अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ, अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए, क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए हवा में फेंका जाता है, कोण बनाते हुए हवा में फेंका जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह या उसके अति निकट बिंदु से क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए हवा में फेंका जाता है तो वस्तु की गति, प्रक्षेप्य गति, तो वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति, वे वस्तु
तो वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति, वे वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है। वे वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है तथा वस्तु का पथ प्रक्षेप्य पथ तथा वस्तु का पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। अब देखिएगा प्रक्षेप्य गति के अपन उदाहरण देखें, क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, धनुष से छोड़े गए तीर की गति, फेंके गए भाले की गति, फेंके गए भाले की गति, बंदूक से दागी गई गोली की गति, बम वर्षक विमान से गिराए गए बम की गति, हेलीकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट्स की गति इत्यादि। ये सब प्रक्षेप्य गति के क्या है, उदाहरण है। भाई, जब बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से भोजन के पैकेट गिराए जाते हैं तो उस भोजन के पैकेट की जो गति होती है वो गति होती है प्रक्षेप्य गति। अब देखो, प्रक्षेप्य जो गति होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं। ये तो अपन इसके एग्जाम्पल देख लिए। ध्यान रहिए कैसी गति है, यह द्विविमीय गति है। तो देखो अपन लिख सकते हैं प्रक्षेप्य गति द्विविमीय, 2 डायमेंशन, द्विविमीय गति है जिसमें केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति है जिसमें केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत गुरुत्वीय त्वरण, ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वेक्टर उपस्थित रहता है। केवल स्मॉल जी वेक्टर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इसके अलावा अपन और क्या कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य गति होती है इसमें केवल ऊर्ध्वाधर बल mg कार्य करता है और इसी कारण से इसमें ऊर्ध्वाधर त्वरण तो है गुरुत्वीय त्वरण के रूप में, लेकिन क्षैतिज त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो ये पॉइंट अपन इसका नोट कर लें तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में केवल प्रक्षेप्य गति में केवल
प्रक्षेपी गति में केवल ऊर्ध्वाधर बल mg वेक्टर, यानी कि जो भार होता है वस्तु का, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से गुरुत्व बल, प्रक्षेपी गति में केवल ऊर्ध्वाधर बल mg वेक्टर प्रक्षेपित वस्तु पर, mg वेक्टर प्रक्षेपित वस्तु पर लगता है। तो देखिए, प्रक्षेपी गति में केवल ऊर्ध्वाधर बल mg वेक्टर प्रक्षेपित वस्तु पर क्या होता है, लगता है। यही कारण है कि इसमें इसमें क्षैतिज त्वरण ax इजिकल टू 0 होता है। यही कारण है कि इसमें क्षैतिज त्वरण ax इजिकल टू 0 होता है। ये याद रखना भाई, ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स हल करते वक्त कई जगह। यही कारण है कि इसमें क्षैतिज त्वरण ax वेक्टर इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। और यूं कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होता है ay, वो किसके इक्वल होता है भाई, g, यानी कि गुरुत्व त्वरण के तुल्य होता है। क्षैतिज त्वरण तो इसका क्या होता है, 0 होता है। और वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वो अपरिवर्तित रहता है, और ऊर्ध्वाधर घटक समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो एक बार ये जनरल पॉइंट आप इसके नोट करें, और ये भी ध्यान रखें कि मैंने क्या बताया कि प्रक्षेपी गति में वायु के प्रतिरोध को क्या माना गया है, नगण्य माना गया है। और उसको नगण्य मानने के आधार पर ही अपन ने क्या करेंगे, इसमें डेरिवेशंस करेंगे। तो देखो, जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया है। अब मेन काम अब शुरू होगा, जहां अपन इसकी डेरिवेशंस, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनकी अपन चर्चाएं इसके अंदर करेंगे और उनको जानेंगे। देखिए भाई, इसके अंदर मैंने क्या बताया, और ए वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0। क्षैतिज त्वरण तो 0 होता है, और ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, तुल्य होता है। इसमें ये पॉइंट भी मैं बता दूं कि वेग का क्षैतिज घटक सदैव इसमें अपरिवर्तित रहता है, अर्थात क्या रहता है, नियत रहता है। और ऊर्ध्वाधर घटक समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये पॉइंट भी अपन इसका नोट कर लें। वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू, ये होगा कोस थीटा, ux इज इक्वल टू u कोस थीटा, सदैव नियत रहता है। वेग का क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू u कोस थीटा सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, क्षैतिज घटक ux इज इक्वल टू u कोस थीटा सदैव नियत रहता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक uy इज इक्वल टू u साइन थीटा गुरुत्वीय त्वरण के साथ बदलता है, यो कह सकते हैं समय के साथ बदलता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक uy इज इक्वल टू u साइन थीटा समय के साथ बदलता है। ये लीजिए, ये पॉइंट अपन ने लिख लिए हैं। अब अपन इसमें देख लें कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कितने हैं, यानी प्रक्षेपी गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर अपन उसको एक एक करके उनका अपन वर्णन करेंगे। देखिए, अब अपन इसमें बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो देखो कौन कौन से टाइप्स होंगे।
टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला है, इसे अपन कहते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, तिर्यक प्रक्षेप्य गति। तिर्यक प्रक्षेप्य गति में है क्या? जैसे मान लिया मैंने किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से कोई कोण बनाते हुए फेंका और ये वस्तु यूं आकर के यहां धरातल पर आके गिर जाती है, इस तरह के, ये इस पथ को फॉलो करते हुए, तो ये कहलाएगी तिर्यक प्रक्षेप्य गति। वही x और y के अक्षों के बीच में क्या होगी? इसकी गति होगी। दूसरी जो गति होती है वो है क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य। क्षैतिज प्रक्षेप्य में क्या है? जैसे कोई ऊंची इमारत है, कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, यहां से अपन ने किसी वस्तु को फेंका, आपने या तो वस्तु को आपने यूं फेंका या फिर आपने वस्तु को इस तरह से फेंका और ये वस्तु नीचे धरातल पर आकर के क्या होती है? गिर जाती है। इस तरह से इस पथ का अनुसरण करते हुए अगर इस तरह से वस्तु अगर आकर के गिर रही है, यूं देखो, तो इस तरह की जो गति है ये कहलाती है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। और तीसरा जो प्रक्षेप्य का प्रकार है वो है किसी नत समतल पर गति, यानी इनक्लाइन प्लेन के ऊपर गति। नत समतल पर देखिए, जैसे किसी कोण पर झुका हुआ ये कोई तल है, इंक्लाइन प्लेन कहलाएगा, नत तल कहलाएगा। इसका ये एंगल क्या है? थीटा है, सॉरी अल्फा है। अगर यहां से आपने किसी वस्तु को फेंका और ये वस्तु इस तरह से यहां इसके ऊपर जाकर के गिर रही है, ये आपने किसी एंगल से फेंका और यूं आके गिर रही है, तो ये गति कहलाएगी नत समतल पर गति। तो देखिए 3 प्रकार की प्रक्षेप्य गति है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। इनमें से ये वाली जो गति है ये तो अपनी बुक में डिटेल से दी हुई है, यानी सारी डेरिवेशन अपने पास दी हुई है। और ये जो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति है इसको न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यानी इसको भी अपन को पढ़ना जरूरी है। अगर अपन ने क्षैतिज प्रक्षेप्य गति नहीं पढ़ी तो इस पर आधारित क्वेश्चन अपन कर नहीं पाएंगे। टॉपिक के रूप में तो दिया हुआ नहीं है बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन उसके क्वेश्चंस दे रखे भी, और उन क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन इसके क्या करेंगे? फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ये अपने कोर्स में दे नहीं रखा है, इसलिए इसकी अपन चर्चा करेंगे नहीं। मोस्टली इसकी सारी डेरिवेशन करेंगे और इसकी सिंपल डेरिवेशन से उनको भी अपन देखेंगे। यानी ये 2 टॉपिक अपन को मेनली देखने हैं और मैक्सिमम क्या लगभग सारे ही 99% न्यूमेरिकल्स इन 2 पर ही हैं, इस पर और इस पर, इन 2 ही गतियों पर मैक्सिमम क्या है? न्यूमेरिकल्स हैं। अब अपन इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले तिर्यक प्रक्षेप्य गति की, कि तिर्यक प्रक्षेप्य गति है क्या और इसमें क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, कैसे कैसे हैं, उनको अपन अब समझेंगे। देखो देखिए, अब अपन इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति की। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, प्रक्षेप्य गति का सामान्य मतलब ही तिर्यक प्रक्षेप्य गति है। अगर प्रक्षेप्य गति की समीकरण पूछी जाए तो आपको तिर्यक प्रक्षेप्य गति की समीकरण निकालनी है। परास पूछी जाए या उड्डयन काल पूछा जाए, यानी फ्लाइट ऑफ टाइम पूछा जाए, तो ये जो रेंज वगैरह पूछी जाए ये सब आपको तिर्यक प्रक्षेप्य गति के निकालनी है। यानी कि नॉर्मली अपन जो तिर्यक प्रक्षेप्य गति है उसी को अपन प्रक्षेप्य गति के नाम से क्या है? जानते हैं। तो देखिएगा, इसको अपन जाने। यहां मैं इस तरह से ले रहा हूं, ये एक्स वाई और ये मूल बिंदु है। यहां से मैंने किसी वस्तु को किसी एंगल से फेंका है और ये वस्तु यहां धरातल पर आकर के क्या होती है? गिर जाती है। तो इस पे गौर कीजिएगा, मैंने वस्तु को किसी एंगल थीटा से फेंका है, यहां से जो धरातल से जो कोण बनाया गया है क्षैतिज अक्ष के साथ एंगल क्या है? थीटा है, और वेग है उसका u वेक्टर, यानी कि
प्रक्षेपण जो वेग है उसको मैं u वेक्टर से शो कर रहा हूं। ध्यान रहे, बुक के अंदर इसको v नोट से लिया है, मैं इसको u नोट से ले रहा हूं। आप सिंबल अपनी तरफ से ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और यहां से एंगल क्या लिया है, मैंने थीटा लिया है, बुक में इसको थीटा नोट से ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिएगा यहां मैंने इसको u वेक्टर वेग से फेंका है। तो देखिए अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं तो यहां ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां ये डिस्टेंस इतनी कवर कर रहा है। तो ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है ये तो क्षैतिज डिस्टेंस हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये कैसी हो गई, y हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। अब जो वेग v वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स अपने पास बन जाएंगे। जो क्षैतिज घटक होगा ux इजिकल टू होगा u cos थीटा। ये आपको पता है कि थीटा के साथ वाला घटक क्या होगा, कोस होगा, ये अपन सदिश में पढ़ चुके हैं। और बचा हुआ दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक uy इजिकल टू क्या होगा, u sin थीटा होगा। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये हो गया। जितनी अधिकतम जो हाइट पालेगा ये कहलाएगी इसके अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H वेक्टर। और जितनी दूर जाकर के ये प्रक्षेप पे जाकर के गिरेगा ये प्रक्षेप्य बिंदु से, ये कहलाएगी इसकी क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। यहां ये अपन ने देख लिया है। अब देखिएगा क्या क्या अपन किस किस को क्या क्या कह सकते हैं वो चीज देखिएगा। यहां पर जो O है, ये जो बिंदु O है इसको अपन कहेंगे प्रक्षेपण बिंदु, या यूं कह दीजिए आप इसे कि प्रक्षेपण बिंदु कौन सा है। देखो प्रक्षेपण बिंदु वो कौन सा है, O। ये प्रक्षेपण बिंदु हो गया। अगर प्रक्षेपण कोण की बात की जाए तो देखो भाई प्रक्षेपण कोण, तो प्रक्षेपण कोण मैंने क्या लिया है, यहां पर थीटा लिया है। फिर प्रक्षेपण वेग, प्रक्षेपण वेग ये मैंने लिया है u। फिर देखो क्षैतिज घटक वेग का, यानी कि वेग u के दो घटक हैं। पहला है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक ux इजिकल टू u cos थीटा। दूसरा है इसका ऊर्ध्वाधर घटक uy इजिकल टू u sin थीटा। ये लो क्षैतिज घटक ux इजिकल टू u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक uy इजिकल टू क्या है, u sin थीटा। ये वेग के अपन ने घटक ले लिए हैं। अब अपन इसमें एक एक डेरिवेशन को अपन सोल्व करेंगे। देखो पहली जो डेरिवेशन अपन निकालेंगे, ये डायग्राम आपके क्लियर होना चाहिए। ये अधिकतम ऊंचाई हो गई, ये क्षैतिज परास हो गई, ये x वाली डिस्टेंस हो जाएगी इधर की, ये क्या हो जाएगी y वाली डिस्टेंस हो गई। यानी कि इससे तो मैं कह सकता हूं y यहां से यहां तक का, और यहां से तक क्या हो गया, ये x हो गया। अब देखिए अब अपन इसमें डेरिवेशन शुरू करते हैं, उन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन पे। ये तो मैंने जनरल पॉइंट आपको इसमें लिख दी है। अब देखिए प्रक्षेप्य गति के ये जनरल पॉइंट अपन ने पढ़ लिए हैं, एग्जाम्पल्स अपन ने जान लिए हैं। इसकी शर्त भी मैंने बता दी कि वायु का प्रतिरोध कैसा मानना है, अपन को इसमें नगण्य मानना है। अब एक एक पॉइंट की मैं इसमें बात कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसके अंदर डेरिवेशन कर रहा हूं वो है प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, या मैं इसे कह सकता हूं x व y में संबंध, x व y में संबंध। तिर्यक प्रक्षेप्य के सभी संबंधों के लिए, सभी डेरिवेशन के लिए अपन इसी एक डायग्राम को काम में लेंगे, इसलिए अपन इसको बनाए रखेंगे। तो देखिए भाई यहां ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई है मेरे पास x, और यहां ये इतनी क्या बन गई है y। ये लो, तो मैं क्या कह सकता हूं x और y में क्या ले रहा हूं, मैं संबंध ले रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि स्मॉल t समय पश्चात, स्मॉल t समय पश्चात प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी तो क्या है, x है। जैसे मान लो इस बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, कोई पॉइंट यहां पर आ गया, मैं इस पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट जो x और y हैं, इन x और y की अगर मैं बात करता हूं तो t समय पश्चात x में तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, x कर ली, सॉरी t समय पश्चात x अक्ष में तो x डिस्टेंस कवर कर ली, और y में कितनी कर ली, y डिस्टेंस कवर कर ली। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल t समय पश्चात प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी तो मैं क्या मान लेता हूं y, और क्षैतिज दूरी क्या है मान लेता हूं मैं x है। तो देखो स्मॉल t समय पश्चात
प्रक्षेप्य द्वारा स्मॉल t समय पश्चात प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, तय की गई क्षैतिज दूरी x, तय की गई क्षैतिज दूरी क्या मान ली मैंने, मान ली x, वे ऊर्ध्वाधर दूरी y हो तो देखिए भाई, अगर क्षैतिज दूरी तो मैंने क्या मान ली x है और ऊर्ध्वाधर दूरी को मैंने क्या मान लिया y है, तो मुझे तो क्या करना है, इस x और y में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो पहले मैं बात करूंगा x अक्ष के लिए, फिर बात करूंगा y अक्ष के लिए। मुझे दूरी और समय के मध्य संबंध चाहिए, और याद कीजिए दूरी और समय के मध्य किसी तल में गति की जो समीकरण थी वो क्या थी, x अक्ष के लिए क्या थी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो देखिएगा हो तो पहले मैं अगर बात करूं x अक्ष के लिए, ध्यान देंगे आप यहां पर x अक्ष के लिए क्या समीकरण बनेगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी। समतल में गति में समीकरण बना चुके हैं, और यह भी एक तल में होने वाली क्या है, गति है, प्रक्षेप्य गति, क्योंकि x और y के मध्य होने वाली गति है ये। तो देखो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब ध्यान रहे कि यहां पर जो ax है इसका मान क्या होता है, 0, क्योंकि ये पॉइंट अपन शुरू में लिख चुके कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज अक्ष पर जो अपन त्वरण लेंगे वो क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें केवल ऊर्ध्वाधर बल ही क्या है, कार्यरत है। और ऊर्ध्वाधर त्वरण के रूप में क्या आएगा, इसमें स्मॉल g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, जो भी कैसा लेंगे अपन, ऊपर जाने पर नेगेटिव, नीचे आने पर पॉजिटिव। तो अब देखो x अक्ष के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, चूंकि ए एक्स इज इक्वल टू 0 एवं यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू कोस थीटा, क्योंकि क्षैतिज घटक यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, यू कोस थीटा है। तो मैं इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकता हूं। तो देखिए इसलिए x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू तो मैंने ले ली है यू कोस थीटा, और ये आ गया है t प्लस हाफ 0 t का स्क्वायर। तो देखिए पूरी समीकरण को कैसा लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा t। तो इस समीकरण से t इज इक्वल टू एक्स अपॉन में u कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये आ गई है। अब अगर मैं इसी प्रकार y अक्ष की बात करूं तो देखिएगा y अक्ष के लिए कैसा बनेगा समीकरण, y अक्ष के लिए, ये तो x अक्ष के लिए निकालिए अपन समीकरण, अब किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, y अक्ष के लिए। तो देखिए x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ये लो, इससे अगर अपन देखें तो आप गौर कीजिएगा, वही इसी तरह से, चूंकि यू वाई का मान तो क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, और ए वाई का मान क्या लेंगे अपन, माइनस में जी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को माइनस में लेते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर उत्तरण क्या लेते हैं अपन, प्लस में लेते हैं। तो देखिएगा चूंकि ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एंड यू वाई इज इक्वल टू यू क्या है, साइन थीटा, यहां मेरे पास ये समीकरण आ गई हैं। और एक चीज और, यहां मैं इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूं, और यहां मैं इसे कह देता हूं समीकरण नंबर 2। तो देखिएगा भाई, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी का मान किससे रख देंगे अपन इसमें, समीकरण 1 से, टी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। यहां तक आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे साफ करके इसमें आगे के स्टेप्स को और लिखता हूं। देखो यह इस डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं ताकि अपने लिए स्पेस थोड़ा सा और हो जाए। चलो इस डायग्राम को मैं एक बार वापस से इस ओर बनाता हूं ताकि आपके लिए बोर्ड पर थोड़ी सी जगह बन जाए।
देखिएगा, वापिस से देखें आप इस पे, देखिए ये है x अक्ष के लिए, ये मैंने ले लिया है y मूल बिंदु है। यहाँ से किसी वस्तु को आपने फेंका है कोई कोण बनाते हुए और वस्तु यहाँ आकर के गिरती है, ये प्रक्षेपण बिंदु O हो गया। और यहाँ से आपने उसको प्रक्षेपित जिस वेग से किया है वो है u वेक्टर वेग से, और प्रक्षेपण कोण क्या है, थीटा है। इस यहाँ जो जितनी अधिकतम हाइट, जो मैक्सिमम जो ऊंचाई आ जाएगी वो ये है, ये h आ गई। जितनी दूर जाकर के वस्तु गिरेगी धरातल पर ये कहलाएगी इसकी क्षैतिज परास r। यही मैंने पहले भी कहा था। अब देखिएगा, मुझे x और y के बीच में संबंध चाहिए था। जैसे मान लिया कि मैं किसी बिंदु, इसकी बात कर लेता हूँ, ये कोई बिंदु P है, तो ये कितनी दूरी चल रहा है क्षैतिज के अंदर, ये x दूरी हो गई। और ऊर्ध्वाधर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये मैंने मान ली कितनी है, y है। तो मैं x और y के मध्य क्या निकाल रहा हूँ, संबंध निकाल रहा हूँ। इस वेग u वेक्टर का जो क्षैतिज घटक है ux वो है u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर जो घटक है uy इज इक्वल टू ये है u sin थीटा। ये लीजिए, यही अपन ने वापस से उसको बना दिया है ताकि अपने पास यहाँ इतनी जगह यहाँ आ जाए। अब आप इधर गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं ay का मान, uy का मान और t का मान समीकरण में किस में रख रहा हूं, 2 में। तो देखिए पहले तो इसको साफ कर लें अपन। देखिएगा भी, इसलिए y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, u sin थीटा, फिर उसके बाद ये t है ये, फिर ए वाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, माइनस जी। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस में हो जाएगा हाफ, ए वाई की जगह माइनस जी रखते ही माइनस में हो गया ये g। फिर आ जाओ आप, इसके बाद t का स्क्वायर है, ये लो इक्वेशन नंबर ये हो गई मेरे पास 3rd। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 3 के अंदर क्या करूंगा, मैं स्थापित कर दूंगा। तो देखो समीकरण 1 से स्मॉल t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर इसमें अपन ये मान रखते हैं तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। देखिए t की वैल्यू क्या है, x अपॉन में u कोस थीटा। x अपॉन में u कोस थीटा माइनस हाफ, g को g रहने दें। अब देखिए t का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जो स्टेप्स कट रही हो पहले आप उन्हें कैंसिल कीजिए, u से u कैंसिल हो गया और साइन अपॉन में कोस क्या बन गया है भाई, मेरे पास tan बन गया है। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, या यूँ कह सकता हूँ मैं इसे, यूँ भी कह दो, देखो एक ही बात है। y इज इक्वल टू साइन अपॉन में कोस क्या बन गया है भाई, tan थीटा। फिर ये x है ये माइनस, इसी इक्वेशन को मैं देखो इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, माइनस हाफ g अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये लो, और ये है एक्स स्क्वायर।
इस समीकरण को आप इस तरह से लिख सकते हैं और ये समीकरण नंबर आ गई है 4, ये इक्वेशन 4। अब आप इस समीकरण नंबर जो 4 मेरे पास आई है, इस इक्वेशन 4 में एक चीज आप नोट कीजिए। एक चीज आप अगर नोट करें तो आप देखेंगे कि y के ऊपर तो घात सिंगल है, एक घात है, लेकिन x के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी डबल पावर है। अर्थात एक राशि तो एक घाती आ रही है और एक राशि द्विघाती आ रही है। अगर ऐसा आता है तो अपन यो कह सकते हैं कि ये एक परवलय की क्या है, समीकरण है। तो अपन यो एक लाइन इसको यो भी कह सकते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि परवलय का यानी कि जो प्रक्षेप्य का जो पथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक यानी कि परवलयिक होगा। तो देखिए समीकरण 4 परवलय की समीकरण y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर के अनुरूप है, या यो भी कह सकते हैं y एक घाती है और x कैसा है, द्विघाती है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक या कह सकते हैं पैराबोलिक परवलयिक या पैराबोलिक होता है। यहां अपन ने इसकी प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण निकालनी है, इसे आपको ध्यान रखना। इसी समीकरण को परास और रेंज के रूप में निकाल सकते हैं अपन, आगे भी और इस डेरिवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु अपने बुक के अंदर इतना दे नहीं रखा है, इसलिए अपन इससे आगे की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जितना अपनी बुक में दे रखा है उतना ही अपन ने इसको कर लिया है। अब इसके बाद देखिए नंबर 1, पहला अपन ने निकाला है प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, यानी x और y में संबंध, जो अपन ने क्लियर कर लिया है कि किस प्रकार का रिलेशन है। अब सेकंड अपन पढ़ेंगे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, यानी यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा कि प्रक्षेप्य को। एक एक पॉइंट की अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन से हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या एनुअल एग्जाम्स हो, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। देखिए भाई नंबर सेकंड डेरिवेशन, इस डायग्राम एक को ही अपन सब में काम में ले लेंगे सभी डेरिवेशन में। देखो नंबर सेकंड अपन ले रहे हैं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। मान लिया कि वो समय में क्या ले रहा हूं, स्मॉल टी से ले रहा हूं। देखिए अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, उसके लिए अपन को डेरिवेशन करनी है। तो ध्यान रहे अपन को समय चाहिए। अगर अधिकतम ऊंचाई शब्द और इसने कहा है तो अधिकतम ऊंचाई पर जब किसी वस्तु को अपन नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें प्रारंभिक वेग तो होता है जिसकी वजह से वस्तु ऊपर जाती है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो यूं कहा जा सकता है कि अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग क्या है, शून्य हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, चूंकि गति ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश है। तो देखिए पहुंचने में लगा समय, गति की प्रथम समीकरण क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at से, क्योंकि वेग और समय में संबंध इसी समीकरण से है। तो देखो यहां पर v क्या लेंगे अपन, vy, ये हो जाएगा uy, और a की जगह माइनस जी, क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर ले रहे हैं, और ये समय आ गया है t आ गया है। अब देखिएगा vy अधिकतम ऊंचाई के लिए। अब आप गौर कीजिए vy का मान क्या होगा, शून्य, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग शून्य होता है। और जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। ये दो स्थितियां याद रखनी है जो कि न्यूमेरिकल्स में अपन तीसरे चैप्टर में काम में ले चुके हैं इन कॉन्सेप्ट को। तो देखिए चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर vy इज इक्वल टू क्या है, 0,
इसलिए 0 इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ये लो। तो भैया जी टी इज इक्वल टू यू वाई, या आप कह सकते हो t इज इक्वल टू यू वाई अपॉन में g, और यू वाई की वैल्यू आप जानते हो u साइन थीटा अपॉन में g। यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय है वो कोण पर भी निर्भर करता है कि अपन कितने कोण से उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं। यानी t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में g। ये अपने पास पॉइंट आ गया है। सेकंड पॉइंट आ गया, उसके बाद नंबर थर्ड। अपने पास जगह है तो अपन यही कर लेंगे। देखिए नंबर थर्ड अपन ले लें, इसके अंदर सेकंड पॉइंट तो लिया अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। नंबर थर्ड लेंगे हवा में कुल समय, कि वस्तु हवा में कितने समय तक रहेगी, और हवा में जितने समय तक वस्तु या प्रक्षेपे रहती है उसी को कहा जाता है उड्डयन काल, या यूं कह सकते हैं अपन इसे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हवा में कुल समय कितना होगा, यहां अपन ने किसी वस्तु को फेंका, यहां अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई से फिर क्या आ रही है, वस्तु नीचे आ रही है। यानी कि वस्तु का धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचना और अधिकतम ऊंचाई से पुनः धरातल पर आ जाना, इसमें जो टोटल जो कुल जो समय लगेगा वही समय कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल या हवा में कुल समय। ध्यान रहे, वस्तु को जितना समय वायु के प्रतिरोध को नगण्य अगर मानते हैं अपन, उपेक्षणीय लेते हैं, वायु के प्रतिरोध को नगण्य या उपेक्षणीय मानने पर ऐसी स्थिति के अंदर जितना समय वस्तु को धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय वस्तु को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक पहुंचने में लगता है। तो देखिए नंबर थर्ड अपन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हवा में कुल समय, और आप मेरी द्वारा की गई इस व्याख्या से आप समझ गए होंगे कि हवा में कुल समय या उड्डयन काल, इस समय का यहां से यहां तक पहुंचने का समय का क्या है, दुगना है, यानी डबल हो गया भाई ये। तो देखो हवा में कुल समय, या इसे कह सकते हैं अपन उड्डयन काल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, या इसे आप कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैपिटल टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल। तो देखिए भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की अपन बात कर रहे हैं, उसमें देखिएगा वायु प्रतिरोध नगण्य होने पर, वायु प्रतिरोध नगण्य होने पर वस्तु को जितना समय, चलो इससे पहले अपन उड्डयन काल की परिभाषा तो लिख दें, उसके बाद फिर अपन इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। भाई उड्डयन काल है क्या, यह भी अपन ने व्याख्या तो कर ली लेकिन उस पॉइंट को नोट नहीं किया है, तो पहले उस पॉइंट को नोट कर लें कि उड्डयन काल है क्या। यानी हवा में जो कुल समय रहा वस्तु का वही उड्डयन काल हुआ, या अपन इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि प्रक्षेपे द्वारा, प्रक्षेप अपन यहां से फेंका, यानी प्रक्षेपे द्वारा प्रेक्षण बिंदु से सतह तक पहुंचने में लिया गया समय, प्रेक्षण बिंदु से सतह तक पहुंचने में लिया गया समय। तो ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं प्रक्षेपे द्वारा प्रक्षेपण बिंदु ओ से, प्रक्षेपे द्वारा क्या कहा मैंने, प्रक्षेपे द्वारा प्रक्षेपण बिंदु ओ से, प्रक्षेपण बिंदु ओ से सतह तक, ओ से सतह, सतह में कौन सा बिंदु है भाई, बी, बी ही लिखा है मैंने, बी तक पहुंचने में लगा समय। ये लो, ये अपन ने इसकी परिभाषा दे दी है। अब अपन इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। अब यहां अपन उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं कि यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो, वायु प्रतिरोध नगण्य हो, उपेक्षणीय हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु को जितना समय धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय वस्तु या प्रक्षेपे को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक पहुंचने में लगता है। तो देखिए
वायु प्रतिरोध के नगण्य होने पर प्रक्षेप्य को जितना समय वायु प्रतिरोध के नगण्य होने पर प्रक्षेप्य को जितना समय धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक वायु प्रतिरोध के नगण्य होने पर प्रक्षेप्य को जितना समय धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई से उतना ही समय प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक पहुंचने में लगता है। इसलिए हवा में कुल समय अर्थात उड्डयन काल इसलिए हवा में कुल समय अर्थात उड्डयन काल क्या होगा वो देखिए। तो देखिए इसके आगे की स्टेप्स को भी मैं इधर कॉलम में लिख रहा हूं। इसलिए हवा में कुल समय अर्थात उड्डयन काल कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2t या इज इक्वल टू, मैं इसे अब इसमें वैल्यू को रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 2u अपॉन में g, फिर इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये लीजिए, ये आपके पास उड्डयन काल का एक ही लाइन में अपन ने फॉर्मूला लिख दिया है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स हल करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ अपन ने जो डेरिवेशंस कर ली हैं, कौन कौन सी कर ली है, x और y में संबंध देख लिया है, यानी कि प्रक्षेप्य का पथ निकाल लिया है। दूसरा अपन ने इसके अंदर देख लिया है डेरिवेशन, वो है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। और तीसरी अपन ने डेरिवेशन देख ली है, वो है उड्डयन काल या हवा में कुल समय। अब अपन नंबर थर्ड इसमें डेरिवेशन की बात करेंगे, सॉरी नंबर थर्ड क्या, नंबर फोर्थ, क्योंकि नंबर थर्ड तो ये थी हवा में कुल समय यानी उड्डयन काल की। नंबर फोर्थ जो डेरिवेशन है जिसकी अपन बात करेंगे वो है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, यानी प्रक्षेप्य मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, ये यहां से यहां तक की ये हाइट है। तो नंबर फोर्थ देखिए, नंबर फोर्थ अपन ले रहे हैं प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई और इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन कैपिटल H से। अब देखिएगा अधिकतम ऊंचाई या यूं कह सकते हैं अपन मैक्सिमम जो हाइट है वो है क्या भाई। पहले अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं, भाई क्या है ये मैक्सिमम हाइट है। तो कैसे डिफाइन अपन कह सकते हैं, तो अपन यूं कह सकते हैं प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी, भाई y तो है ये,
ये ऊर्ध्वाधर दूरी y हो गई। ये जो अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी जो प्रक्षेप्य तय कर लेगा यही क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी, और क्षैतिज दूरी होगी वो उसकी परास बन जाएगी। तो सिंपल सा अपन एक ही शब्द में कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी, प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी, इसकी अपन को कैलकुलेशन करनी है, यही अधिकतम ऊंचाई है। अब देखिएगा अधिकतम ऊंचाई की गणना अपन इसमें गति की दूसरी समीकरण से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, आपके पास दूरी ज्ञात करवा रहे हैं और समय अपन ज्ञात कर चुके, लेकिन उसमें थोड़ी जटिलता आ जाएगी। हल तो किया जा सकता है, बुक्स में शायद हो सकता है उसी मेथड से कर रखा हूं, मैं इसको और भी सिंपल मेथड से बता दूं। आप इसमें थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास है ऊर्ध्वाधर गति में, और फाइनल वेलोसिटी अधिकतम ऊंचाई पर क्या होती है, शून्य हो जाती है। तो ये लो और भी इजी हो गया। तो अपन इसी प्रोसीजर को अपन या इसी मेथड को अपन इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए गति के तृतीय समीकरण क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। ध्यान रहे s क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इससे अगर मैं देखूं तो देखिएगा क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, vy का स्क्वायर, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दूरी की बात कर रहे हैं भाई, वसुधरा तय की अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी, और अगर ऊर्ध्वाधर दूरी की अगर बात हो रही है तो भैया क्या लिखा जाएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर। और ध्यान रहे वस्तु कहां से कहां जा रही है, नीचे से ऊपर जाएगी, तो माइनस में a की जगह क्या आ जाएगा, g, और s की जगह क्या आ गया है, h आ गया है। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई की बात की गई है, तो देखो चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर vy इज इक्वल टू क्या होता है, 0, अंतिम वेग शून्य, अंतिम वेग शून्य। इसलिए 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2gh, या h इज इक्वल टू, चलो इसे पूरा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन, या 2gh इज इक्वल टू uy का स्क्वायर, या h इज इक्वल टू uy का स्क्वायर अपॉन में 2g, या इसी इक्वेशन को आप ऐसा भी कह सकते हैं, uy का मतलब होता है u साइन थीटा, तो स्क्वायर होते ही ये क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये लो, ये अपने पास अधिकतम ऊंचाई की इक्वेशन आ गई। अब आप गौर कीजिए, मुझे अगर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है, यानी कैपिटल H जो अधिकतम आ रहा है, मैक्सिमम जो हाइट है ऊर्ध्वाधर दूरी, इसकी वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आप गौर कीजिए ये मैक्सिमम कब पॉसिबल होगा, जब अपन वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सीधा फेंकें तो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। अगर किसी एंगल से फेंका है तो मैक्सिमम हाइट कम होगी पहले की तुलना में। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि इस h के मैक्सिमम होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये कहा जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं, यानी h मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन में 2g होगा। तो देखो h मैक्सिमम इज इक्वल टू, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो h मैक्सिमम, h के साथ भी मैक्सिमम लगा दिया, इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर अपॉन में 2g। और कब, जबकि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। ये लो, ये अपन ने एक विशेष बात और लिख ली है, जिससे कि अपना एक अनसोल्व जो बुक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसकी सहायता से क्या होगा, सोल्व अपने पास हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यहां तक का ये पॉइंट अपने पास क्लियर हो गया है। अब अपन इसके बाद जो बात करेंगे नंबर 5 और लास्ट जो डेरिवेशन इसमें दे रखी है अपनी बुक में, वो है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास से तात्पर्य है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर जाकर के गिर रहा है, यही क्या कहलाएगी, इसकी क्षैतिज परास। तो नंबर 5 डेरिवेशन की अब अपन इसके बाद चर्चा करेंगे, और वो इसके जैसे गति के समीकरण इंपॉर्टेंट थी इसकी निकालने की, यानी पथ की जो समीकरण थी, ठीक उसी प्रकार से क्षैतिज परास भी इस प्रक्षेपीय गति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तो देखिए भाई नंबर 5 डेरिवेशन अपन कर रहे हैं। नंबर 5 नंबर पे क्षैतिज परास यानी आर का क्या करना है, मुझे मान ज्ञात करना है। यह मेरे पास इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रक्षेपे की क्षैतिज परास हेडिंग में डाल देता हूं। प्रक्षेपे की क्षैतिज परास यानी यूं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए भाई क्षैतिज परास है क्या, इसकी भी पहले परिभाषा तो लिख दें कि क्षैतिज परास को कैसे अपन परिभाषित कर सकते हैं। प्रक्षेपण बिंदु से, देखो ध्यान रखना, प्रक्षेपण बिंदु से वह अधिकतम दूरी जहां प्रक्षेप्य धरातल से क्या होता है, टकराएगा। यहां से अधिकतम दूरी जहां पर ये टकराएगा, तो मैं कह सकता हूं प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु से वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां प्रक्षेप्य धरातल से टकराएगा, वही क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कैपिटल आर कहलाएगी। ये लो, इसके लिए अपन को फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए भैया क्षैतिज दूरी की ये बात कर रहे हैं, यानी क्षैतिज परास की अगर बात कर रहे हैं तो कन्फर्म है दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो क्षैतिज दूरी का मतलब क्या है, क्षैतिज चाल और उसमें लगा समय। अब देखिए वस्तु यहां से यहां की गिर रही है तो उसकी चाल, क्षैतिज चाल केवल क्या होगी, यूएक्स होगी, और उसमें कितना समय लग रहा है, उड्डयन काल के बराबर समय लग रहा है। तो देखिए चूंकि क्षैतिज परास इज इक्वल टू क्या होगा, वेग का क्षैतिज घटक इंटू उड्डयन काल, यही तो हुआ। यानी कि अगर मैं क्षैतिज परास को आर से ले रहा हूं तो क्षैतिज घटक क्या है, यूएक्स, और उड्डयन काल क्या है भाई, इसका कैपिटल टी हो गया। अगर उड्डयन काल कैपिटल टी है तो अब देखिएगा मैं यहां इनकी वैल्यूज पुट करता हूं। चूंकि t इज इक्वल टू क्या था भाई, 2u(y) अपॉन में g फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था, थोड़ी देर पहले देखो आपने, बिल्कुल यही था। तो देखिए इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू ux टू u(y) अपॉन में g, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन में g। एक फॉर्मूला तो ये आ गया क्षैतिज परास का, ये लीजिए, एक तो फॉर्मूला ये आया है, एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। इक्वेशन नंबर मैंने इसे नाम दे दिया है 2। अब इसको फॉर्मूले को फिर अपन आगे और बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखिए। एक तो यहाँ आ गया है, न्यूमेरिकल हल करने में काम आएगा आपके कि भी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दिए गए हों तो अपन कैसे क्षैतिज परास का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा ux इज इक्वल टू तो होता है u cos थीटा एंड uy इज इक्वल टू होता है u sin थीटा। ux इज इक्वल टू तो क्या होता है, u cos थीटा, और uy इज इक्वल टू क्या होता है, u sin थीटा होता है। इसलिए r इज इक्वल टू 2 ux की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, u cos थीटा, uy को क्या लिखूंगा मैं, u sin थीटा, अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, g। फिर देखिए इसी इक्वेशन की थोड़ी सी गणित और मैं बदलता हूं, ध्यान कीजिए u तो ये तो हो गया है u का स्क्वायर, u इंटू यू तो ये तो क्या बन गया है भाई u का स्क्वायर। फिर गौर करेंगे आप, मेरे पास आ गया है 2 sin थीटा
एंड cos थीटा अपॉन में z। और ट्रिग्नोमेट्री का एक सामान्य सा फॉर्मूला कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin 2 थीटा। तो देखिए चूंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, इसलिए कैपिटल R इज इक्वल टू यू स्क्वायर। देखना ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, sin 2 थीटा है, तो ये हो गया यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में z। एक क्षैतिज परास का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये और आ गया, और ये है इक्वेशन नंबर 3, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में z। तो देखिए क्षैतिज परास के अपने पास 3 फॉर्मूले, कैपिटल R इज इक्वल टू, एक तो ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक सबसे अधिक काम आने वाला क्षैतिज परास का फॉर्मूला कैपिटल R इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में z। अब इस क्षैतिज परास के कॉन्सेप्ट की अपन और चर्चाएं करेंगे, इसको और अपन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ आप इसे एक बार नोट कीजिए, इसको एज इट ऐसे कैसे। और ये जो आज अपन ने, ये जो फॉर्मूले अपन ने आज पढ़े हैं, जो अपन ने प्रक्षेपी गति के लिए जो डेरिवेशंस की हैं फॉर्मूलेस की, अगर ये आपको अच्छे से अगर आपके क्लियर हो जाए, एक बार आप इन्हें बिना देखें हल करके देखें, एक बार आप इन्हें बोर्ड से नोट करने के बाद इन्हें बिना देखें इन फॉर्मूलोस को आप याद रखें। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ही फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपन इन फॉर्मूलों पर आधारित जो आंकिक प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उन आंकिक प्रश्नों को अपन हल करेंगे। पहले अपन सोल्ड एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर अनसोल्ड क्वेश्चनों को और देखेंगे। अब देखिए ये आप इसे पहले एक बार नोट कीजिए। अब ये क्षैतिज परास के बाद क्षैतिज परास के कुछ कॉन्सेप्टों की चर्चा करके फिर अपन एक बुक के चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि अपने आप में कॉन्सेप्ट है, जहां एक के अंदर एक विशेष रिलेशन पूछा गया है और एक के अंदर किसी समय के ऊपर पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को अपन यहां एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में यहां इस क्षैतिज परास के बाद उसको अपन पढ़ेंगे, यानी उस क्वेश्चन के रूप में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो अपन भी उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट के रूप में ही उसे अपन पढ़ेंगे।